आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या ये आप समझते हैं कि वाकई में जो मैं रिटर्न यहाँ पे अचीव करना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पे पैसा बनाना चाहता हूँ, उस पैसे बनाने के पीछे जो मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्या वो रिस्क मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। किसी भी म्यूचुअल फंड में उतार चढ़ाव का आंकड़ा हम कुछ ऐसे रिस्क टूल से मेजर करते हैं जिससे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि वाकई में ऐसे म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना है। को ऐसा कोई सही थ्योरी नहीं है कि जो भी म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा पैसा बना के दे रहा वो आपके लिए सूटेबल है। किसी भी कैटेगरी में आपको रिस्क वाइज थोड़ा सा अलग अलग म्यूचुअल फंड देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप हाई रिस्क ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल कैप कैटेगरी में हर एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल होगा। हर एक कैटेगरी में हर एक म्यूचुअल फंड का अगर आप रिस्क देखोगे तो उसके जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर के बेसिस में आपको बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में मैं जो आपके सामने विश्लेषण रखने वाला हूँ हर एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप इस कैटेगरी के कुछ ऐसे फंड्स रखूँगा जहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। इट मीन्स कि वहाँ पे जब मार्केट में कुछ भी रिएक्शन होता है तो काफ़ी वाइडर रेंज में जी हाँ एनएवी में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल वहाँ पे एनएवी में मूवमेंट देखने को मिलता है। वॉलेटिलिटी के मामले में ऐसे म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्क जनरेट करते हैं। इट मीन्स कि कैटेगरी एवरेज में अगर कुछ परसेंट का यहाँ पे गिरावट हुआ तो ऐसे म्यूचुअल फंड में गिरावट ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक वैसे ही अगर तेज़ी भी देखने को मिलता है तो ऐसे म्यूचुअल फंड रिएक्शन भी बहुत जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा कैटेगरी एवरेज से रिटर्न बनता हुआ भी देखने को मिलता है। लेकिन ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, अगर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड सही नहीं है। देखो, अधिकतर जो इन्वेस्टर होते हैं वो रिटर्न के पीछे भागते हैं और रिस्क के पॉइंट को वो इग्नोर कर देते हैं। चलिए समझते हैं, वन बाय वन मैं आपके सामने आंकड़ा रखूंगा, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज मैं आपके सामने जो ये कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड रखूँगा, जी हाँ, जो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, मैं उसको स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू यहाँ पे मेज़र करूँगा। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू जी हाँ म्यूचुअल फंड में हम मेज़र कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड वोलेटाइल है। इट मीन्स कि अप्स एंड डाउन्स कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है या कम देखने को मिल रहा है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इट मीन्स कि उस म्यूचुअल फंड में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलता है। काफ़ी वाइडर रेंज में जी हाँ एनएवी का मूवमेंट होता है। मार्केट गिरता है तो वहाँ पे एनएवी में ज़्यादा गिरावट होता है, मार्केट में तेज़ी देखने को मिलता है तो एनएवी में ज़्यादा मूवमेंट भी ऊपर की ओर देखने को मिलता है। अब इससे रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक इन्वेस्टर वहाँ पे उस रिस्क को सह सकते हैं। देखो, जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है, वहाँ पैसा बन रहा है, तब तक तो इन्वेस्टर खुश है। लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे की ओर मूव करता है तो ऐसे म्यूचुअल फंड के एनएवी में काफ़ी बड़ा दबाव देखने को मिलता है और फिर एनएवी में जो दबाव होता है उसके चलते म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डैमेज देखने को मिलता है। वो फंड भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और फिर उस समय इन्वेस्टर सर्वाइव नहीं कर पाते और वहाँ से अधिकतर इन्वेस्टर एग्जिट का डिसीजन लेते हैं। और ये वैसे इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा करते हैं जो बिगनर लेवल के हैं। जी हाँ, जिनके पास एक्सपीरियंस का कमी है, जो मार्केट की गिरावट को कभी फेस नहीं किए हैं, ऐसे इन्वेस्टर को ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलिए, सबसे पहले मैं आपके सामने लार्ज के फंड का कुछ ऐसा फंड रखूँगा जिसमें रिस्क ज़्यादा है। जी हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो वो कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर अगर हम देखें तो ठीक आपके सामने स्क्रीन में है, आप देख सकते हो जेएम जो लार्ज कैप फंड है, आईटीआई लार्ज कैप जो फंड है, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप, बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कैप फंड और क्वांट लार्ज कैप फंड, ये 5 ऐसे लार्ज कैप फंड हैं जो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा यहाँ पे रिस्क जनरेट कर रहे हैं। अगर आप कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे तो ऐसे म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। इट मीन्स कि यहाँ पे मार्केट के गिरावट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिलता है और यहाँ पे वोलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न में देखने को मिलता है।
ठीक वैसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का आंकड़ा रखूं तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सैमको फ्लेक्सी कैप फंड का है, 19.74 है। क्वांट फ्लेक्सी कैप दूसरे नंबर पे 19.43, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप 19.06, जेएम फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का यहाँ पे आंकड़ा है। ऐसे जो फंड्स हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में काफ़ी बड़ा रिस्क जनरेट करते हैं, हायर स्टैंडर्ड डेविएशन है, कैटेगरी एवरेज से भी यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि ऐसे म्यूचुअल फंड में टर्न का जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पे वाइडर रेंज का परफॉर्मेंस के मामले में मूव देखने को मिलता है। ठीक वैसे ही अगर मैं मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर कुछ फंड्स रखूँ, जैसे कि अगर सबसे ज़्यादा रिस्क की बात करूँ स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग, तो क्वांट मल्टी कैप फंड का आंकड़ा है 18.41, कोटेक मल्टी कैप फंड दूसरे नंबर पे 17.92, एलआईसी म्यूचुअल फंड जो मल्टी कैप फंड है वहाँ पे 17.86, एचएसबीसी मल्टी कैप में 17.77 और आईटीआई मल्टी कैप फंड में यहाँ पे 17.64 का आंकड़ा है। तो ये 5 ऐसे मल्टी कैप हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्क देखने को मिल रहा है। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में यहाँ पे जी हाँ काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होता है, गिरावट में भी ज़्यादा गिरते हैं और मार्केट में जब रिकवरी होता है तो वहाँ पे ऊपर का लेवल भी अच्छा देखने को मिलता है। आपके सामने मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूँगा। स्मॉल कैप कैटेगरी में यहाँ पे अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे रिस्क जनरेट कर रहा है, इट मीन्स कि स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग देखूँ यहाँ पे रिटर्न के मामले में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, तो वो एचएसबीसी स्मॉल कैप है 21.97, दूसरे नंबर पे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 21.93, एलआईसी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में ये आंकड़ा 21.70 का है, डीएसपी स्मॉल कैप में 21.66 और बंधन स्मॉल कैप में यहाँ पे 21.03 है। अगर देखा जाए तो ये 5 ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे ज़्यादा गिरावट कई बार देखने को मिलता है। ठीक वैसे ही अगर मैं मिड कैप कैटेगरी की बात करूं तो मिड कैप कैटेगरी में भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग जो रिस्क जनरेट कर रहा है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, 20.77 का आंकड़ा है। एचएसबीसी मिड कैप में ये 20 है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 19.62, जेएम मिड कैप फंड में 19.59 और एलआईसी म्यूचुअल फंड मिड कैप में 19.26 का ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है। ये मिड कैप कैटेगरी में कुछ ऐसे मिड कैप हैं जो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ देखने को मिलते हैं रिटर्न के मामले में। जी हाँ, वाइडर रेंज का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, चाहे वो गिरावट की बात करें या फिर तेज़ी की बात करें। चाहे आप लार्ज कैप उठा के देखो, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन सारे कैटेगरी में आपको कुछ ऐसे फंड्स भी देखने को मिले हैं जो रिटर्न के मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक इन्वेस्टर के लिए वो सूटेबल है। जी हाँ, गिरावट में ऐसे फंड्स में दबाव भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये वैसे इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है जो काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर नहीं है, वो काफ़ी कम रिस्क लेके चलना चाहते हैं और ऐसे फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो एग्जैक्टली उनके पोर्टफोलियो में नुकसान का आंकड़ा बढ़ सकता है। गिरावट के समय ऐसे म्यूचुअल फंड में दबाव भी ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन मैं फिर से एक स्टेटमेंट यहाँ पे इन्वेस्टर के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि फंड वीक है। जी हाँ, रिटर्न नहीं दे सकते। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क को मेज़र करता है, वैसे रिस्क को जो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हों। जी हाँ, और वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता हो। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐसे फंड्स का चयन करते हैं तो आपको तैयारी करके रखना चाहिए कि गिरावट में ऐसे फंड गिर भी सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब मार्केट का मूड बदलता है, जब तक मार्केट पॉजिटिव है तो रिटर्न अच्छे देखने को मिलते हैं, आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन का आंकड़ा काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में बदलाव होता है ऐसे फंड्स आपके जो प्रॉफिट हैं उसको जल्दी खा लेते हैं और जिसके चलते आपका नुकसान का जो परसेंटेज है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है या फिर प्रॉफिट जो है वो काफ़ी तेज़ी से घट जाता है। और इसके चलते इन्वेस्टर काफ़ी नेगेटिव डिसीजन या फिर कुछ वैसा कर बैठते हैं जिसके चलते लॉन्ग टाइम में उनका जो प्रॉफिट होना चाहिए, जो फंड्स बनना चाहिए, वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें कि
वाकई में आपके पोर्टफोलियो में जो ऐसे फंड्स हैं क्या आपके रिस्क के अकॉर्डिंग सूटेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप वहाँ पे कैसे ऐसे रिस्क को मैनेज करते हो। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने रिस्क से ज़्यादा रिस्क लेके और कुछ वैसे फ़ंड का चयन किए हैं जो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा दबाव में डाल सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।